नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। देश में बर्दाश्त किस तरह से ख़त्म होते जा रहा है, बहुत फिक्र पैदा करता है। ये ताज़ा खबर बंगाल की है। बंगाल, जहां ममता बनर्जी का राज है, तृणमूल कांग्रेस का, वहाँ उर्दू अकादमी, राज्य सरकार की रहती है सभी जगह उर्दू अकादमी, वहाँ की उर्दू अकादमी ने 4 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें देश के एक सबसे चर्चित मुस्लिम लेखक, शायर, कवि जावेद अख्तर को भी बुलाया गया था, और लोगों को भी। 4 दिन तो जावेद अख्तर अकेले नहीं रहे होंगे, और बहुत से लोगों को बुलाया गया था। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए थे। राज्य सरकार की उर्दू अकादमी ने इसको किया था। कार्यक्रम शुरू होना था, 4 दिन का कार्यक्रम। तमाम लोगों के रिजर्वेशन हो गए होंगे, जलसे की तैयारी हो चुकी होगी, लोगों के ठहरने का इंतजाम हो चुका होगा सरकारी पैसे पर। कुछ घंटे पहले पूरे के पूरे 4 दिन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उर्दू अकादमी ने कहा कुछ नहीं, कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जा रहा है। कार्यक्रम रद्द हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको जानिए, बहुत ही दिलचस्प बात है। आपके जानने समझने की और फिक्र की सबकी बात है। ये 2 संगठन हैं, जमीयत उलेमा ए हिंद एक, और दूसरा वहयानी फाउंडेशन। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जो नाम मुझको मिले हैं खबरों में, उन्हीं नामों को मैं पढ़ रहा हूँ अंग्रेज़ी के अखबारों से। इन्होंने जावेद अख्तर को बुलाए जाने पर एतराज़ किया था, विरोध किया था। किस लिए, सुनिए ध्यान से। उनका कहना था कि जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक मानते हैं, इसलिए उनको मंच पे बुलाया जाना कबूल नहीं है उनको। चुनाव का साल है, बिहार के अलावा बंगाल में भी मामला नाजुक है जरा। ममता बनर्जी तुरंत दहशत में आ जाती हैं, कार्टूनिस्टों को गिरफ्तार करने लगती हैं, प्रोफेसरों को गिरफ्तार करने लगती हैं। आपको अगर ध्यान नहीं होगा तो याद दिला दूं, मुख्यमंत्री बनते ही इनके कुछ महीनों के भीतर 12 बरस की बच्ची से बलात्कार हुआ था, और ममता बनर्जी ने कहा था कि ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। ये आरोप, 12 बरस की बच्ची, नाबालिग बच्ची बलात्कार की शिकार, उसने आरोप लगाया। ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। बच्ची से बलात्कार हुआ है, हमदर्दी रहनी थी। एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, सबको छोड़ दीजिए, मुंह को बंद रख सकती थी, सरकार उन्हीं की थी। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि बलात्कार का ये आरोप मेरी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। बाद में अदालत में मामला सही साबित हुआ और कैद हुई बलात्कारी को। क्या कहेंगी ममता बनर्जी? थूका हुआ चाटेंगी धूल के ऊपर से, कलकत्ता की गंदी सड़कों से, कि क्या करेंगी? मैंने पहले भी कई बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह यूपी के एक भूतपूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके कहा था, बलात्कार को राजनीतिक साजिश जब कहा था, आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मंगवाई थी, बांह मरोड़ कर आजम खां से। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ममता बनर्जी को भी बुलाना चाहिए था और माफ़ी मंगवानी चाहिए थी उस बच्ची से और देश की तमाम महिलाओं से। ऐसी है ममता बनर्जी, अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जावेद अख्तर को न बुलाना पड़े, आने के लिए मना न करना पड़े, इसलिए 4 दिन का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। किस लिए? कि जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक कहते हैं।
और 2 मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया कि ये नास्तिक कहते हैं, इनको उर्दू के कार्यक्रम में बुलाया कैसे जा रहा है, जैसे उर्दू जो है वो किसी धर्म की जुबान हो गई, जैसे संस्कृत एक धर्म की जुबान हो गई, अंग्रेजी ईसाइयों की जुबान हो जाए, ऐसा। तिब्बती जो है उसको बौद्ध धर्म की जुबान मान लिया जाए। अब जुबान धर्मों की होने लगी तो दूसरे धर्म के लोग उनका इस्तेमाल न करें, उनको न बोलें। एक नास्तिक से तकलीफ होने लगी वहां के मुस्लिम संगठनों को। जावेद अख्तर हिंदुस्तान के एक सबसे चर्चित गीतकार हैं, शायर हैं, प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, अमन पसंद हैं, हिंदुस्तान में भाईचारे की बातें करते हैं। बहनचारा शब्द इस्तेमाल में नहीं है इसलिए भाईचारा कह रहा हूं। ये वही बंगाल है, कोई ममता बनर्जी अकेली नहीं है, ये वही बंगाल है। मैं कुछ अरसा पहले की जानकारी ढूंढ रहा था यहाँ की, मुझको जो याद था 2007 ममता बनर्जी नहीं आई थी, वामपंथी सरकार थी, वाम मोर्चे की सरकार, मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। बांग्लादेश से आई हुई लेखिका तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश ने निकाल दिया तो भारत ने शरण दी थी तस्लीमा नसरीन को। उनकी एक किताब द्विखंडित के कुछ हिस्सों को लेके इसी तरह से जैसे अभी कुछ मुस्लिम संगठन सामने आए हैं, 2007 में भी ऐसी मुस्लिम संगठन सामने आए थे और तस्लीमा नसरीन का विरोध किया। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने हाथ जोड़ लिया और तस्लीमा नसरीन से कहा कि आप चली जाइए राज्य के बाहर, निकाल दिया। दिल्ली में रहती हैं तस्लीमा नसरीन, भारत सरकार ने देश से नहीं निकाला है। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, कभी यूपीए की रही, कभी एनडीए की रही, तस्लीमा नसरीन को नहीं निकाला गया। वामपंथी सरकार ने बंगाल से निकाल दिया था, उनको डर था कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। तनाव के बावजूद, खतरे के बावजूद तस्लीमा नसरीन दिल्ली में रहती हैं। मेरे से उनकी सोशल मीडिया की दोस्ती थी। एक बार मैं दिल्ली गया तो वो मुझको खाना खिलाने एक जगह लेके गई थी। मैं उनकी कुछ एक किताबें लेके गया था जो मेरे आसपास के दोस्त साहित्य पढ़ने वाले तस्लीमा के प्रशंसक हैं, तो उनके नाम बता बता के तस्लीमा से मैं उनके ऑटोग्राफ किताबों पे करवा कर लेकर आया था। उस वक्त भी बहुत सारी उनसे बातें हुई थी। यूरोप के कई देशों में उनके लिए सरकारें स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ अभी। जावेद अख्तर की को मनाही, जावेद अख्तर की वजह से 4 दिनों का उर्दू का कार्यक्रम रद्द हो गया। इससे मुझको तस्लीमा की याद आई और छोटा सा घंटे 2 घंटे हमने साथ में डिनर किया था, वो मुझको याद आया। कुछ बातें की थी वो याद आया। मैं हैरान हूँ ममता बनर्जी की सरकार के फैसले पे। और मैं अभी देख रहा हूँ किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि जावेद अख्तर करीब 1 साल पहले पाकिस्तान के फैज फेस्टिवल में चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे फैज फेस्टिवल में साल भर पहले। उसके कई साल पहले से जावेद अपने आप को नास्तिक बताते आए हैं, नहीं मानते हैं धर्म को, नहीं मानते होंगे। मैं भी नास्तिक हूं, मैं भी नहीं मानता किसी धर्म को। उसकी वजह से मैं किसी एक धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन नहीं मानता हूं मैं धर्म को, मैं भी नास्तिक हूं। तो क्या मेरे नास्तिक होने की वजह से उर्दू का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें मुझको नहीं बुलाया जाएगा? या दूसरे धर्म भी अपनी अपनी भाषा छांट ले, हिंदू धर्म संस्कृत को छांट ले, ईसाई अंग्रेजी को छांट लें, वो इटालियन को भी छांट लें क्योंकि रोमन कैथोलिक ईसाइयों का मुख्यालय इटली में है। सब लोग धर्म अपनी अपनी भाषा छांट लें। फिर दूसरे धर्म वाले से बात कैसे करेंगे? गूगल ट्रांसलेट से करेंगे बातचीत, कैसे करेंगे? कैसी शर्मिंदगी की बात है।
कि दो कट्टर धर्मांध संगठन अड़ गए कि इस आदमी को मंच पे नहीं आना चाहिए। उनका तो कार्यक्रम नहीं था, कोई हज कमेटी का कार्यक्रम नहीं था बंगाल का, उर्दू अकादमी का था। अरे उर्दू शायर तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर जो हैं वो गैर मुस्लिम हुए हैं। और मैं कल ही कहीं पे पढ़ रहा था, यही जावेद अख्तर की वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ है। फेसबुक पे बड़े बड़े जानकार विद्वान लोग भी लिखते हैं। किसी ने लिखा था कि गालिब से लेके तो बहुत से दूसरे और शायर हैं, मुझको हर एक का नाम और उर्दू के तमाम शब्द सही बोलना नहीं आता है, मेरा उर्दू का उच्चारण सही नहीं है, मैं काम चलाऊ हिंदुस्तानी बोलता हूँ। तो कई लोगों ने लिखा था कि गालिब से लेकर नीचे तक बहुत से और शायर हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिन्होंने मस्जिद में बैठ के पीने की बात कर ली, जिन्होंने कुछ कर लिया, जिन्होंने आज़ादी ली ईश्वर के अस्तित्व के बारे में लिखते हुए। कबीर का मैं आपको कई बार सुनाता हूँ, कबीर ने आज़ादी ली ईश्वर के बारे में लिखते हुए। आज मुझको लगता है कि कबीर जिंदा रहते तो ये मुस्लिम कठमुल्ला जो हैं वहाँ के बंगाल के, जो कट्टरपंथी हैं, धर्मांध हैं, जिनको लगता है नास्तिक को कैसे बुलाया है, तुमको नास्तिक से क्या तकलीफ है? नास्तिक तुम्हारे धर्म के खिलाफ थोड़ी है। जावेद अख्तर सभी धर्मों की कट्टरता के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं। और तो कोई धर्म के लोगों को मैंने जावेद का बहिष्कार करते नहीं देखा। वो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू कट्टरता के खिलाफ भी बोलते हैं, मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ भी बोलते हैं। मैंने तो किसी हिंदू संगठन को ऐसा जावेद का विरोध करते हुए और कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम रद्द करवाते हुए नहीं देखा। वो जाते हैं, पूरे देश का दौरा करते हैं, छत्तीसगढ़ भी आए हैं। तकलीफ की बात है, तकलीफ की बात है कि जिस उर्दू जुबान के बड़े बड़े शायर, इस देश के सबसे बड़े कुछ शायरों ने अपने लिखने में ईश्वर के अस्तित्व पे भी सवाल उठाए थे, उस पर कोई बवाल नहीं हुआ उस समय। आज जब देश आज़ाद है, संविधान है, आज मानवाधिकार संगठन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और अधिक हद तक उसकी परिभाषा की गई है, तब ये हाल हो रहा है। मैंने बतलाया आपको कि ममता के पहले जो वामपंथी सरकार थी उसने क्या हाल किया था तस्लीमा नसरीन का। तस्लीमा ने मुझसे कहा था कि मैं बंगाल में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बांग्लादेश से मिलता जुलता है। मेरे लिए अपनी ज़ुबान बोलने का, वहाँ लोगों के बीच रहने का मुझको घर जैसा लगता है। लेकिन सरकार ने मुझको निकाल दिया वहाँ से, ये उन्होंने बताया था उस वक्त मुझको। ये बात हुए भी कई साल हो गए हैं। तो सोचने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे दूसरे धर्मों के धर्मांध लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों की और इस्लाम की ज़ुबान मान लेते हैं। ऐसा करके वो एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान का नुकसान कर रहे हैं, उर्दू का नुकसान कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान की ज़ुबान है। ये कहीं बाहर से आई हुई ज़ुबान नहीं है, यहीं की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की। मैं भी उर्दू के बहुत से शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ मुझको लगता है कि मेरे दिल की बात उस शब्द से ज़्यादा बारीकी से सामने आती है, तो मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। और मैं बहुत से विरोध करने वाले दूसरे सांप्रदायिक संगठनों को भी यही बात कहता हूँ, कौन कौन से शब्द को बाहर निकाल दोगे? खाने पीने की चीज़ें, जलेबी समोसा तक दूसरे मुस्लिम देशों से आया हुआ है, किसको किसको निकालोगे बाहर? चुनावी साल है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है ममता बनर्जी की, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। मुझको तो कई बार लगता है कि चुनावी साल में राजनीतिक दल जो हैं सड़क पे किसी कुत्ते को भी लाठी मारना नहीं चाहते कि पता नहीं वो नाराज होकर कुछ बोलने न लगे सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ। धर्मांध लोगों की इतनी चल रही है और सरकारें इतनी दब्बू और कायर हो गई हैं
और मैं ये बात केवल ममता बनर्जी के बारे में, केवल उर्दू के बारे में और केवल मुस्लिम संगठनों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप अपने आसपास ऐसी और मिसालें ढूंढिएगा, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे धर्म के लोगों में, दूसरी भाषा को लेकर, किसी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर ढूंढिएगा कि कहाँ कहाँ असहिष्णुता जिसको कहते हैं इंटॉलरेंस, वो ऐसा बढ़ते चल रहा है। और जिस लोकतंत्र में हम उम्मीद करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी, वो हम किस तरफ जा रहे हैं ये देख लीजिए। हम पत्थर युग की तरफ जा रहे हैं, गुफा काल की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि कल के दिन माचिस का बारूद जो है किसी मुस्लिम देश से आया था हिंदुस्तान में। हो सकता है माचिस का विरोध करने लगे लोग। हो सकता है लाइटर जिसमें पेट्रोल डलता है, तो पेट्रोल या पेट्रोलियम मुस्लिम देशों से आता है तो उसका विरोध करने लगे। चकमक पत्थर जो है वो हिंदुस्तान का अपना रहेगा, तो यहाँ का पत्थर ढूंढ के उससे आग लगाना शुरू कर दें लोग। आग लगाना यानी आग सुलगाना, लग तो अपने आप जाएगी ऐसी हरकतों से। बहुत ही धिक्कार की बात है जो मुस्लिम संगठनों ने जो किया है बंगाल में। कोई इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो जावेद अख्तर, ऐसा नहीं है। वो तो धर्मांधता के खिलाफ, सभी धर्मों के खिलाफ बोलते हैं। और जो जाहिल संगठन हिंदुस्तान के, जिनको लग रहा है कि ऐसी हरकत से वो इस्लाम को बचा लेंगे, तो उनको देखना चाहिए पाकिस्तान का। पिछले साल पाकिस्तान फैज फेस्टिवल में चीफ गेस्ट थे जावेद अख्तर। उधर दकियानूसी, कट्टरपंथ, उग्रवादी, आतंकवादी सभी तरह के इस्लामी हैं पाकिस्तान में। उनको दिक्कत नहीं हुई जावेद से, इधर दिक्कत हो रही है। जिस देश का खा के जावेद बड़े हुए हैं, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके ससुर, सास, बेटे, उनके बेटे बेटी की बनाई हुई फिल्में भी हिंदुस्तान के तमाम धर्मों के लोग बड़े बड़े शौक से देखते हैं। और जावेद ने तो क्या क्या नहीं लिखा है, कितनी फिल्में नहीं लिखी हैं। धिक्कार है इस देश के ऊपर जो एक जावेद अख्तर को उर्दू के मंच पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी संगठन हो, उनके ऊपर धिक्कार है। किसी एक बहुत समझदार ने एक बहुत ताकतवर लाइन लिखी थी, हाकिम को एक खत लिखो और उसमें लिखो लानत है। मैं उन्हीं के शब्दों को, इस बहुत ताकतवर लाइन को चुरा कर, नकल करके ये कहना चाहता हूँ, ममता को एक खत लिखो और उसमें लिखो लानत है। सोच के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि मैंने हिंदुस्तान के एक ज़रूरी मुद्दे को उठाया है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है उनके सोचने लायक भी इसमें कुछ निकले। मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा, आप भी सोचेंगे, दोस्तों को भी कहेंगे, तो हो सकता है कि एक जागरूकता फैले। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, तो हेलमेट लगा कर रखिएगा। हादसा होने पे सिर पे चोट सबसे पहले लगती है, वो सबसे बुरी जानलेवा चोट भी रहती है। आज ही मैंने कहीं पे पढ़ी है एक सलाह कि दोपहिया चलाने वाले लोग अपनी फ़ोटो, अपना फ़ोन नंबर, अपना कार्ड, अपना पहचान पत्र जेब में रख के चलें, क्योंकि किसी हादसे की हालत में जब सिर कुचल जाता है, तरबूज की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो आपकी फ़ोटो से आपके घर वाले आपको नहीं पहचान पाएंगे, कोई और भी पहचान के आपके घर को नहीं बता पाएंगे। कई बार ऐसे खतरे होते हैं।
तो ये किसी ने आज बड़ी अच्छी सलाह दी है कि अपने जेब में अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना टेलीफोन नंबर, घर वालों के इमरजेंसी नंबर, ये सब लेके चलो। मैं तो साइकिल भी चलाता हूँ तो भी लेके चलता हूँ, स्थायी रूप से, बिना उसके नहीं निकलता। लेकिन मैं साइकिल पर भी हेलमेट लगा कर चलता हूँ। ये सलाह अच्छी है। अगर आपको हेलमेट लगाने से इतना परहेज है, आपकी उड़ें जब जब जुल्फ़ें तेरी, ऐसा कुछ एक गाना है ना, ऐसा आपको अगर लगता है कि जुल्फ़ें नहीं उड़ पाती हैं ठीक से, और जान दे देना जो है वो बेहतर है जुल्फ़ों को कैद करने के मुकाबले, तो अलग बात है, आपकी पसंद है। लोकतंत्र में मैं कुछ नहीं कर सकता। पुलिस आपका चालान कर सकती है। 2 बार के चालान में आपको हेलमेट जितना जुर्माना लग जाएगा, और उतना जुर्माना पटाने के बाद अगर आप हेलमेट खरीदेंगे तो आप परले दर्जे के बेवकूफ़ भी होंगे। पहले खरीद लीजिए। मेरे शहर या ज़िले का आज से एक नया इंतज़ाम शुरू हुआ है कि पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले दुपहियों को पेट्रोल नहीं देंगे। हो सकता है पंप के पहले कोई गरीब हेलमेट किराए पे देने का काम शुरू कर ले, 5 रुपए में हेलमेट मिलने लगे। लेकिन आप परले दर्जे के मूर्ख होंगे अगर आप ऐसा हेलमेट उधारी लेकर, किराए पर लेकर पेट्रोल डलवा लेंगे। ये 5 रुपये में आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी एक्सीडेंट के बाद में। तो फिर भी पसंद आपकी है, आपको हेलमेट नहीं लगाना है तो कम से कम अपनी एक अच्छी फ़ोटो जो बाद में समाचार में काम आ सके, और जानकारी अपने घर वालों के इमरजेंसी नंबर, ये सब जेब में रख के फिर चलिए दोपहिए पे जैसा चलना है। फिर मिलेंगे।